वेलकम वेलकम वेलकम। और हाजिर हूँ मैं किरण वन लाइनर का एक और एपिसोड आपके सामने लेकर, या एक और अध्याय आपके सामने लेकर, या आप ये कह सकते हैं कि ये है हमारी वीडियो नंबर 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ किसका, पूरा का पूरा इस किरण की वन लाइनर में, जो कि पूरी बेस्ड है किस पे, एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पे, नवीनतम पैटर्न पे। उसका पहले भाग में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने किया था क्या क्या इस बुक के अंदर है। और आज मैं उसी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। और आज की इस पार्ट में, आज के इस भाग में, आज के इस अध्याय में हम कवर करेंगे वो सारे फैक्ट्स। देखिए, अब यहाँ पर जो आज हम कवर करने वाले हैं कि कौन सी घटना कब हुई, कहने का मतलब हम एक लाइन में कवर कर लेंगे आज पूरी की पूरी एक ही वीडियो में, और वन लाइन के तरह, यानी कि नाम ही है इसका क्या, किरण वन लाइनर। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, स्टार्टिंग की गई है चैप्टर नंबर 1 भारतीय इतिहास, यानी सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री इसमें दी गई है। और इंडियन हिस्ट्री के टाइम को बांटने की कोशिश की गई है, डिवाइड करने की कोशिश की गई है। देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं और आपकी समझदारी का परिचय आपको देना पड़ेगा, आपको अपनी समझदारी का परिचय भी देना पड़ेगा। देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जो इंडियन हिस्ट्री है यार, उसका टाइम ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड बोले तो मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा है। तो हमने क्या किया है कि भारतीय इतिहास को ना, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड करके रख लिया है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट को हम कहते हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। पहले पार्ट को हम कहते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी इसको मेडिवल कहते हैं आप। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो मध्यकालीन का है। और जो तीसरा पार्ट है वो है आधुनिक भारत का। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, आधुनिक भारत का। तो यहाँ भी क्या किया गया है, यहाँ भी इसी हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करके बताया हुआ है। देखिए, प्राचीन भारत का जो टाइम माना जाता है वो अनंत काल से लेकर के 712 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के अटैक तक। मध्यकालीन भारत का जो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो समय माना जाता है वो 712 एडी से, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक माना जाता है, औरंगजेब की डेथ तक। और आप लोग जानते हैं कि 1707 ईस्वी से लेकर के 1707 एडी से लेकर के और टिल नाउ अब तक का जो समय है उसको हम कहते हैं आधुनिक भारत। अब तक का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पर यही करने का प्रयास किया गया है। देखिए, भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को बांटने की कोशिश की गई है सबसे पहले। देखिए, भारतीय इतिहास को किस तरह से बांटने की कोशिश की गई है, अब आप जरा उस पर निगाह डालिए, उसको देखने की, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय इतिहास को, भारत के इतिहास को इन्होंने सबसे पहले एंशिएंट पीरियड को बांटा, यानी जिसको हम कहते हैं प्राचीन का, जो मैंने बताया ना ये वाला पार्ट। देखिए, ये वाला पार्ट प्राचीन काल का जो समय है, ठीक है, भारतीय इतिहास का, यानी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल का जो भारत का इतिहास है उसको सबसे पहले इन्होंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल, और उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। और प्रागैतिहासिक काल को भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पुरापाषाण काल, यानी इस, और पुरापाषाण काल की टाइमिंग कब से कब तक मानी गई है, यानी अज्ञात काल से, यानी आप ये कह सकते हैं जब से हमें कुछ पता नहीं है, अज्ञात काल से लेकर के 8000 माफ कीजिए 8000 बीसी तक, 8000 बीसी तक इसकी टाइमिंग मानी गई है। बात आई समझ। मध्यपाषाण काल का टाइम आप देखने की कोशिश करिए। मध्यपाषाण काल का जो टाइम है वो 8000 से, देखिए 8000 से 4000 बीसी तक, 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। और नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड, या जो समय काल, या जो समय अवधि है वो 4000 से ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का टाइम माना गया है नवपाषाण काल का। कहने का मतलब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। फिर प्राचीन काल को, भारत के इतिहास के प्राचीन काल को 3 भागों में बांट रखा है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब फिर इस आदि ऐतिहासिक काल को, जिसको आप इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और एक है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइम माना जाता है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व, यानी 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी माना जाता है। और वैदिक सभ्यता का जो टाइम माना गया है वो 1500 बीसी से लेकर के
600 ईस्वी पूर्व तक, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन इस वैदिक सभ्यता के काल को भी आप जानते हैं, इस वैदिक सभ्यता को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है या जो उसका समय काल माना जाता है वो 1500 बीसी से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यानी 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। पहले ये बीसी और एडी क्या होता है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज जो चल रहा है, ध्यान से समझना, आज आप देख रहे हैं वर्ष 2021 चल रहा है, ठीक है। कभी ऐसा भी टाइम आया होगा जब कभी वर्ष 2000 चल रहा होगा, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया था, ठीक है। ऐसा भी टाइम आया होगा जब कभी वर्ष 1000 चल रहा था, बात आई समझ। और ऐसा भी तो टाइम आया होगा जब कभी वर्ष 1 चला होगा, 1। ध्यान रखना जहां से ये 1 चला है, ये 1 कब से चला है? ये 1 तब से चला है जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, ठीक है। जब से जन्म हुआ ईसा मसीह का, जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म, जब से जन्म हुआ है ईसा मसीह का। तो ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ तब से ही हमने स्टार्ट कर दिया है ये कैलेंडर, और इस कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने जहाँ हिस्ट्री पढ़ाई है वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने जो हिस्ट्री की स्टार्टिंग की है बहुत ही डिटेल में हम वहाँ पर हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और हमने वहाँ पर स्टार्टिंग की मॉडर्न इंडिया से, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पार्ट आता है ना, वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री वाला। तो हमने इसलिए सबसे पहले हम उसको कवर कर रहे हैं, फिर एंशिएंट पे जाएंगे और सबसे बाद में मेडिवल। तो वहाँ पर हमने स्टार्टिंग है ऑलरेडी, वहाँ पर पहले से हमारी हिस्ट्री क्लासेस चली हुई हैं। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी और आप जाके वहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं और आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको उसमें समझ में आएगा। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तभी से हमने माना कि भाई आज से ना सन 1 की शुरुआत होगी। इसको हम कहते हैं ईस्वी और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एडी। लेकिन एक बात बताइए, क्या जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कोई टाइम नहीं था? उससे पहले भी तो घटनाएं होती थी। तो ध्यान रखना जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले अब इधर जितना भी आप जाएंगे, यानी जीसस क्राइस्ट के मान लो भाई इससे पहले भी तो दुनिया तो इससे पहले भी थी ना, जैसे 1 2 3, तो इसको आप बीसी कहेंगे। अब इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसको लिखते हैं ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व 2 का मतलब 2 बीसी का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले। देखिए ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले, लेकिन यदि आज के अकॉर्डिंग देखें तो 2023 साल, 2021 साल तो ये हो गए, और 1 और 2 साल ये नहीं, लगभग आज से तो 2023 साल पहले। लेकिन 2 बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 2 साल पहले। ये 3 का मतलब क्या है? 3 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 3 साल पहले। यदि आज से देखने की कोशिश करेंगे तो 2024 साल पहले आएगा, क्योंकि 2021 साल तो ये हो चुके हैं और 3 साल ये। तो जो हम बीसी यूज करते हैं उसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व, ठीक है, या ईसा पूर्व। और इधर जितने भी ये 1 ये, और जैसे ही आप इधर आते हैं यानी जीसस क्राइस्ट का जहां पर जन्म हो चुका है तो ये होता है एडी। इसको हम कहते हैं ईस्वी 1000 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब ये लैटिन भाषा में इसका, वैसे यदि आप मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और इसीलिए हम इसको लिखते हैं एडी। बात है समझ, और हिंदी में इसको लिखते हैं ईस्वी। उम्मीद है ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। खैर इस पे हम वापस आते हैं। वैदिक सभ्यता का जो काल माना, टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 बीसी से लेकर के, नहीं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व। और फिर वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये बात रही। और उसके बाद आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐतिहासिक काल का जो समय है, उस ऐतिहासिक काल को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको इन्होंने 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से अब तक, जो मैंने आपको बताई, इसको हम कहते हैं एंशिएंट पीरियड। कहने मतलब एंशिएंट, ये है मेडिवल, ठीक है, और ये है मॉडर्न, इसको आप कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इजी सी चीजें हैं, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। और उसके बाद फिर इनको भी आगे भी डिवाइड करने की कोशिश की गई है। देखिए एंशिएंट इंडिया जो है, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है, उसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया। उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें आप पढ़ेंगे महाजनपद काल। जब आप पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का उदय, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में आप बहुत सारे
साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे पूरा। देखिए ये जितने भी देख रहे हैं आप, मौर्य साम्राज्य है या मौर्योत्तर साम्राज्य, ये सारे के सारे शासनी कहाँ पे होंगे, इनकी जो राजधानी होगी, जो मेन जो जगह होगी जहाँ पर इनका रूल होगा, वो होगा कौन सा, मगध ही तो होगा। तो आप एंशियंट इंडिया में ही पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद का समय जो 184 बीसी से लेकर के 319 एडी तक है, 184 ईस्वी पूर्व से लेकर के बीसी से और 319 एडी तक का टाइम है। उसके बाद आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे 319 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी, और हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। उसके बाद फिर क्या किया गया है कि आपको मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया को डिवाइड किया है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने डिवाइड किया है मेडिवल इंडिया को, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिवाइड किया है। दो पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। एक पहला पार्ट है जिसको इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, यानी प्री मेडिवल कह सकते हैं आप इसको आप कह सकते हैं प्री मेडिवल, यानी पहले वाला मध्यकाल का पहला हिस्सा। और एक इन्होंने मध्यकालीन भारत का दूसरा हिस्सा यानी पोस्ट मेडिवल, पोस्ट तो नहीं, आप ये कह सकते हैं सेकंड पार्ट है मेडिवल का, पोस्ट नहीं, आप ये कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट है मेडिवल का, जिसको उन्होंने 13वीं सेंचुरी से लेकर के 18वीं सेंचुरी तक बताया। जिसको इन्होंने 13वीं सेंचुरी से लेकर के यानी 1200 से लेकर के, ध्यान से समझिएगा, यानी 1200 से लेकर के इन्होंने इसको 1300 के 1800, अरे भाई ये क्या कर दिया रे, 1800 तक के टाइम। हालांकि पहले देखो सेंचुरी का खेल समझ लीजिए, हालांकि मैंने 1800 लिखा, लेकिन मैं आपको यदि एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूं, देखिए पहली यदि आपसे पूछे कि देखिए पहली सेंचुरी, इसको मैं जरा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। वैसे मैंने ये 18 यहाँ पर लिखने की कोशिश की, लेकिन इसको मैं ना पूरा एग्जैक्टली आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली सेंचुरी का मीनिंग होता क्या है, पहले सेंचुरी के मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। देखिए पहली सेंचुरी जो मानी जाती है वो 1 से लेकर के 99 तक, ये आपकी पहली शताब्दी होती है। पहली शताब्दी होती है, देखिए 100 वर्ष की अवधि को कहा जाता है एक शताब्दी। 1 से लेकर के ये जो 100 तक की है, 100 तक की, 1 मिनट हटाते हैं, 1 से लेकर के 100 तक जो है ये आपकी पहली शताब्दी है। ये है आपकी फर्स्ट सेंचुरी, फ्रॉम 1 to 100। उसके बाद 101 से लेकर के 200 तक ये है आपकी दूसरी शताब्दी, सेकंड सेंचुरी। उसके बाद 201 से लेकर के 300 तक है आपकी तीसरी सेंचुरी, तीसरी शताब्दी। 301 से लेकर के 400 तक है आपकी चौथी शताब्दी। यानी कहने का मतलब ये जितने वर्ष हैं किस में आएंगे, चौथी शताब्दी में। ऐसे यहाँ पर कह रहा है 13वीं शताब्दी, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 30th सेंचुरी, यानी 1201 से लेकर के पूरा का पूरा टाइम 1800 तक का जो टाइम है, यही आपका क्या कहलाएगा, 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी, 13th सेंचुरी। जैसे अभी आप क्या, अभी देखिए अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। तो बताइए 21st सेंचुरी में कहां से कहां तक का टाइम आएगा, वर्ष 2001 से लेकर के 2100 तक का टाइम, यही है 21st सेंचुरी। ठीक है, बताइए, देखिए इसी टाइम पीरियड में चल रहे हैं ना अभी हम, इसी सेंचुरी में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में। तो 13वीं शताब्दी का, 13वीं से 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1201 से लेकर के 1800 का बीच का जो टाइम है उसको इन्होंने उत्तर मध्यकालीन के नाम से बताया। बात आई समझ। यहाँ पर 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 701 से लेकर के 1300 तक का जो टाइम है, इसको इन्होंने कहा है, इसको इस टाइम पीरियड को इन्होंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में इन्होंने इसको बांट दिया है। नॉर्मल सी चीजें हैं, ये चीज आप अच्छे से समझ के चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जी, आगे समझने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने पूर्व मध्यकाल में भी इन्होंने वंशों के आधार पर, जो वंश हैं जिन्होंने राज किया है, उत्तर भारत के वंश और दक्कन के वंश, यानी पूर्व मध्यकाल में तो उत्तर भारत में जो शासन करने वाले वंश हैं वो है पाल वंश है, सेन वंश है, प्रतिहार है, राजपूत है, चौहान है और दिल्ली सल्तनत। और फिर डेक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश। इसके अलावा उत्तर मध्यकालीन जो है यानी 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो उत्तर भारत में जो वंश रहे हैं वो है राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल रहा है, और दक्कन में विजयनगर, बहमनी और मराठा, और दक्षिण भारत में पांड्या और होयसल। ठीक है, हालांकि पूर्व मध्यकाल में भी इन्होंने दक्षिण भारत में चेर है, चोल है, पांड्या है और पल्लव है। यानी कहने का मतलब एक डिवीजन इन्होंने किया है टाइम पीरियड के आधार पर। यानी 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में जो राजवंश थे जिन्होंने शासन किया वो थे पाल, सेन, प्रतिहार, राजपूत, चौहान और दिल्ली सल्तनत। और 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी में दक्कन में जो वंश रहे वो थे चालुक्य और राष्ट्रकूट, और साउथ इंडिया दक्षिण भारत में जो रहे वो थे चेर, चोल, पांड्या और पल्लव। ये इतनी बात इन्होंने कब तक की है, इतनी बात इन्होंने बताई है हमें कि 8वीं से 13वीं शताब्दी में ये वंश रहे। और फिर 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में ये वंश, ये वाले जो वंश हैं, ये वाले जो राजवंश हैं, इन्होंने शासन किया। जैसे उत्तर भारत में थे राजपूत, दिल्ली सल्तनत रहा, मुगल रहे, दक्कन में विजयनगर है, बहमनी है, मराठा है, और दक्षिण भारत में पांड्या और होयसल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं और हम और गहराई से
चीज़ों को समझने का प्रयत्न करते हैं और गहराई से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों के समक्ष आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा इसको ब्राइटनेस हल्की कम करता हूँ जिससे कि और ज़्यादा दिखे। हल्की सी हम ब्राइटनेस को लो करते हैं जिससे कि दिखने में परेशानी ना हो। तो चलिए जनाब, अब हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं और अपनी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट 480p में दिखेगा जिससे कि आपको थोड़ा और सही से दिखे। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इसको हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से ये ठीक हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो अब हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है। देखिए, हम सबसे पहले अब इसमें देखने वाले हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। इंडियन हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन सी घटना किस डेट्स में हुई है उसको हम देखने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री की जो सबसे महत्वपूर्ण तिथियां, डेट्स, जरा उनके जो तिथियां हैं उनके बारे में, जो डेट हैं उनके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जितनी भी डेट हैं ये होंगी ईसवी पूर्व में, यानी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। सबसे पहले जितनी भी डेट हैं ये बीसी में होंगी, बिफोर क्राइस्ट में। देखिए, सबसे पहले मेहरगढ़ और बुर्जहोम। मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से और बुर्जहोम से भारत में प्राचीनतम यानी सबसे पुराने कृषि के, एग्रीकल्चर के और पशुपालन के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले। कब मिले? ये मिले 6000 ईस्वी पूर्व में। ये कब मिले? 6000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, बागोर और आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के सबसे पहले अवशेष मिले। बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के सबसे पहले अवशेष मिले। कब मिले? कि किस टाइम पीरियड में मिले? ये मिले 5000 से 4000 ईस्वी पूर्व के टाइम में। 5000 से 5000 से 4000 ईस्वी पूर्व के टाइम में मिले। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कृषक यानी कृषि करने वाली, यानी कृषि कहने का मतलब खेती करने वाली जो सभ्यताएं हैं, और पशुपालक यानी पशु पालने वाली सभ्यताएं, इनका उदय कब हुआ, किस समय हुआ? तो इनका लगभग 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व में जो सभ्यताएं जन्म लिया, जिन सभ्यताओं ने विकास किया, वो थी कृषक सभ्यताएं और पशुपालक सभ्यताएं। कहने का मतलब, हमारे यदि प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो जो खेती करने वाली सभ्यताएं हैं, खेती करने वाली जो सभ्यताएं हैं या पशु पालने वाली सभ्यताएं हैं, उनका उदय हुआ 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व के टाइम में। रेडियो कार्बन तिथि, देखिए जो रेडियो कार्बन तिथि है, इसका हम यूज करते हैं किसी भी जीवाश्म का ये पता लगाने के लिए आखिर वो कितना पुराना है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो समय विस्तार माना जाता है, जो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस टाइम तक रही थी, तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है 2350 से 1750। हालांकि इन्होंने 2350 से 1750 दिया हुआ है, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आपको जो मिलता है वो टाइम, वो मिलता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। ये एनसीईआरटी का टाइम, ये एनसीईआरटी में ये वाला टाइम दिया है, ये वाला टाइम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी की सभ्यता का। खैर चलिए आगे समझते हैं। 1500 ऋग्वैदिक काल का जो टाइम माना जाता है, ऋग्वैदिक काल का टाइम माना जाता है 1500 बीसी, 1500 ईस्वी पूर्व। और भारत में आर्यों के आगमन का टाइम भी क्या माना जाता है? 1500 बीसी माना जाता है, 1500 ईस्वी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है, उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो 1000 ईस्वी पूर्व, यानी 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ। और आर्यों का पूर्वी गंगा मैदानों में विस्तार, कहने का मतलब जो आर्यन लोग थे जब वो पूर्व की तरफ बढ़े, भाई स्टार्टिंग में तो वो सब सिंधु प्रदेश के आसपास थे, यानी सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें थे, लेकिन जब वो और पूर्व की तरफ बढ़े, यानी गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़े, तो वो टाइम कब का माना जाता है? वो टाइम माना जाता है कि वो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, यानी जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तब वो पूर्वी मैदानों की तरफ उन लोगों ने विस्तार करना शुरू किया। महाभारत युद्ध, एनसीईआरटी रामशरण शर्मा के अनुसार, देखिए रामशरण शर्मा के अनुसार लगभग 5000 ईस्वी पूर्व हुआ है क्या? महाभारता का युद्ध। और इसको लिखा, ऐसा बताया जाता है कि इसको जो आधुनिक संस्कृत भाषा है हमारी, जो मतलब कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल में जो संस्कृत भाषा चल रही थी उसमें लिखा गया है, लगभग 950 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको लिखा हुआ बताया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो 23वें तीर्थंकर हैं किसके? जैन धर्म है, तो जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ,
उनका जन्म का वर्ष माना जाता है 850 ईस्वी पूर्व लगभग। देखिए स्टार्टिंग में आपको भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं, डेट दे रखी हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने सबसे पहले मतलब एक बार मतलब पूरे एक ही दृष्टि में, एक ही नज़र में सारी चीज़ें एक साथ दे रखें कि इंपॉर्टेंट घटनाएं कब कब कौन कौन सी हुई। देखिए 16 महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपदों का उदय माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व में। 16 महाजनपदों का उदय माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व में। उपनिषदों की रचना का जो टाइम माना जाता है वो भी माना जाता है कि 600 की उपनिषदों की जो रचना हुई है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 550 ईस्वी पूर्व इस टाइम पीरियड के बीच में हुई है। और आर्यों का साउथ इंडिया में विस्तार, आर्यों का दक्षिण भारत में विस्तार या आर्यों का साउथ में जो विस्तार हुआ वो भी माना जाता है कि आर्य दक्षिण तक फैल गए। 600 से 550 ईस्वी तक आते आते ये लोग लगभग कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में। अभी हमने पहले देखा था कि 1000 ईस्वी पूर्व में ये पूर्वी मैदानों की तरफ गए, लेकिन 600 से 550 तक कहाँ तक फैल गए? दक्षिण तक इनका विस्तार हो गया। देखिए जैन धर्म के संस्थापक, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म का टाइम कब माना जाता है? उनका टाइम माना जाता है कि लगभग उनका जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जो जीवन काल है, उनका जीवन काल का टाइम क्या माना जाता है? उनके जीवन काल का टाइम माना जाता है कि वो उनका जीवन काल रहा था 540 से लेकर के 468 ईस्वी पूर्व तक। हालांकि इनमें विवाद हैं कुछ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन पे कुछ विवाद हैं, उनके हम डिस्कशन करेंगे जब हम इनको जैन धर्म को पढ़ रहे होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कब माना जाता है? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध, उनका जन्म माना जाता है 563 ईस्वी पूर्व। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जो जीवन काल का जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है 563 से लेकर के 483 बीसी यानी 563 ईस्वी पूर्व से लेकर के 483 ईस्वी पूर्व का टाइम माना जाता है। चलिए जी, ईरान का शासक डेरियस प्रथम, ईरान का शासक डेरियस प्रथम का भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ? यह लगभग 516 ईस्वी पूर्व में हुआ यानी 516 बीसी में। हर्यक वंश की स्थापना और बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, इनके शासनकाल का टाइम कब माना जाता है? इनके शासनकाल का टाइम माना जाता है 544 से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व का टाइम माना जाता है, जब हर्यक वंश की स्थापना हुई। हर्यक और बिंबिसार इसी हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु था, उदयन था। ये टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 544 से 412 बीसी तक का। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईस्वी पूर्व में। कहां पर? राजगृह में। शिशुनाग वंश की स्थापना और शिशुनाग वंश का विस्तार ये कब हुआ? ये हुआ 412 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक। दूसरी बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई थी, कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व। देखिए पहली हुई थी 483 और दूसरी हुई 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व। मगध में नंद वंश की स्थापना की कब हुई? 344 ईस्वी पूर्व, 344 बीसी में। सिकंदर का भारत पर कब आक्रमण हुआ? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में कब हुई? ये हुई थी 323 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब की? 323 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? इसका आक्रमण हुआ लगभग 305 बीसी में, 305 ईस्वी पूर्व में। बिंदुसार कब शासक बना? मौर्य वंश का सम्राट था बिंदुसार, अशोक का पिता, तो लगभग 298 ईस्वी पूर्व में। सम्राट अशोक तथा उसके भाइयों के बीच जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ वो लगभग कब हुआ? वो हुआ था 272 ईस्वी पूर्व से 268 ईस्वी पूर्व के बीच। 272 ईस्वी पूर्व से 268 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध। अशोक कब शासक बना? तो अशोक शासक बना था 269 ईस्वी पूर्व में, 269 बीसी में अशोक शासक बना। मौर्य साम्राज्य का राजा था चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? देखिए अशोक का शासनकाल माना जाता है 268 से 232 ईस्वी पूर्व। ये माना जाता है अशोक का शासनकाल 268 से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व का जो टाइम है ये माना जाता है अशोक का शासनकाल माना जाता है 268 टू 232 बीसी। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में माना जाता है कि कलिंग का युद्ध हुआ। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कब किया गया? 257 ईस्वी पूर्व के आसपास। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? देखिए तीसरी बौद्ध संगीति हुई 251 ईस्वी पूर्व में, 251 बीसी में, 251 बीसी में हुई। अशोक की मृत्यु कब मानी जाती थी? कि अशोक की मृत्यु हुई थी 232 बीसी में, 232 बीसी के आसपास अशोक की मृत्यु हुई थी 332 ईस्वी में। यूनानियों का भारत में आगमन, यूनानियों का यानी जो ग्रीक लोग हैं उनका भारत में आगमन माना जाता है लगभग 200 बीसी यानी 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है।
लगभग 200 ईसी पूर्व यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कब हुई? ये हुई 185 ईसी में। और शुंग वंश की स्थापना भी कब हुई? 185 बीसी में ही हुई। कण्व वंश की स्थापना कब हुई? लगभग 75 ईसी पूर्व में, लगभग 75 बीसी में कण्व वंश की स्थापना मानी जाती है। सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना, थोड़ा जूम कर लेते हैं हल्का सा। देखिए सिमुक द्वारा अरे भाई, हमें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, फिर कैसे करेंगे हम? चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से कर लेंगे हम मैनेज इसे। हल्का सा थोड़ा सा कम जूम किया हमने से। चलिए वापस आते हैं वहीं पे आते हैं। हाँ जी, देखिए सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना कब की गई? देखिए सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी 30 ईसी पूर्व में, 30 बीसी में, 30 ईसी पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ, आप लोग जानते हैं विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था 58 ईसी पूर्व में, 58 बीसी में। किसने किया था? देखिए उज्जैन के ही एक शासक थे, एक लोकल रूलर थे विक्रमादित्य, उन्होंने स्टार्टिंग किया था। और ये क्यों किया था? इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, शकों को बाहर खदेड़ दिया था। इस उपलक्ष्य में इन्होंने 58 ईसी पूर्व में एक नया संवत स्टार्ट किया, एक नया कैलेंडर स्टार्ट किया, जिसको आप जानते हैं विक्रम संवत के नाम से। और कब स्टार्ट हुआ? ये 58 बीसी में, लगभग 58 ईस्वी पूर्व में इन्होंने इसे स्टार्ट किया था, आरंभ किया था इसका। चलिए, चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापार और रोम से व्यापारिक संबंध इसके कब के हैं? ये लगभग 22 ईस्वी पूर्व के आसपास चोल वंश और पांड्यों के रोम से व्यापारिक संबंध रहे थे। ठीक है, चलो जी, ये तो अब तक रही कहानी बीसी की, यानी अब तक हम खेल रहे थे कहां पर? ईसी पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी थी सारी की सारी। अब हम आ गए एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब यहाँ देख सकते हैं ना आप, ये सारी ईसी वर्ष यानी एडी के हैं ये सारे के सारे। देखिए रोमन सेंट थॉमस का भारत में आगमन कब हुआ? ये हुआ लगभग 14 से 15 ईस्वी, लगभग 14 से 15 ईस्वी। गोंडोफर्निश के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ, ये हुआ लगभग 20 से 46 ईस्वी में, यानी सन 20 से सन 46 के आसपास का टाइम रहा। कुषाणों का भारत में प्रवेश, आप लोग जानते हैं कनिष्क का आपने नाम सुना होगा। देखिए कुषाणों का भारत में प्रवेश हुआ लगभग 45 ईस्वी में, 45 बीसी में। चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि भेजना, ये घटना है लगभग 65 ईस्वी के आसपास की। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी, प्लिनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जिसका नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ये कब की घटना मानी जाती है? ये लगभग 77 ईस्वी यानी सन 77 के आसपास की घटना मानी जाती है। ठीक है, कनिष्क द्वारा कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने शक संवत का स्टार्टिंग करवाया, शक संवत का प्रारंभ करवाया 78 एडी में, 78 ईस्वी में। याद रखिएगा, भूलना मत। और याद रखना, ये भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की तरह उपयोग किया जाता है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका यूज करती है, शक संवत का। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल का जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है कि लगभग इसने 78 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी तक इसने कनिष्क ने क्या किया है? शासन किया है। सातवाहनों का पुनरुत्थान हुआ, सातवाहनों का गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अधीन सातवाहनों का जो पुनरुत्थान हुआ है वो लगभग माना जाता है कब से कब तक? 86 से 128 ईस्वी के आसपास का टाइम माना जाता है। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन तब होगी जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, मॉडर्न इंडिया चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास ऑलरेडी चल रहा है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और वो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं और उन्हीं को मैं यूट्यूब पर भी मैंने डाली हुई हैं वो, ठीक है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए जी, पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। देखिए रुद्रदामन प्रथम का टाइम पता है कब से कब तक है? वो दे रखा है, वो 130 से 150 ईस्वी के आसपास का। और वाकाटक वंश की स्थापना हुई लगभग 225 ईस्वी में। पर्शिया यानी ईरान, पर्शिया में सासानियन वंश की स्थापना लगभग 226 ईस्वी में हुई थी। सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो गया, टूट गया भाई 250 ईस्वी के आसपास। गुप्त वंश की स्थापना की किसने? श्रीगुप्त ने। कब की घटना है? लगभग 240 से 280 के आसपास श्रीगुप्त का शासनकाल रहा और इसी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। घटोत्कच का सिंहासन रूढ़ कब हुआ? राज्यारोहण भाई, इनका शासनकाल रहा है घटोत्कच का 280 से 319। और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का, उसने लगभग 319 से 320 ईस्वी
के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना। वैसे श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना, लेकिन इनको इन भाई साहब को ये बड़े महान शासक थे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इन्होंने, वैसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महान शासक, सबसे महान विक्रमादित्य हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। चलो जी सरकार, आगे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पे हम आ गए हैं, अगले पेज पे हम आ गए हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा है। अरे क्वालिटी बढ़ा लो भाई, नहीं दिख रहा तो क्वालिटी बढ़ा लो जरा, ऊपर टैप करके ना क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, यदि दिक्कत है देखने में तो। चलो सरकार देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा भी हम इसको बढ़ा रहे हैं तो यार ये फिर मुझे स्क्रॉल करने की जगह नहीं मिलती ना, दिक्कत ये हो जाती है। खैर चलो यार, करेंगे मैनेज किसी तरह इसको। देखिए भैया, आ जाओ। समुद्रगुप्त का काल, समुद्रगुप्त का काल माना जाता है, जिसे सैन्य विजय के कारण, देखिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं समुद्रगुप्त गुप्त वंश का बहुत ही महान शासक, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इस समुद्रगुप्त का जो काल है वो कब से कब तक है? ये है 335 यानी 335 से 375 बीसी तक, 335 से 375 ईस्वी के आसपास का टाइम, जो टाइप पीरियड है ना, ये समुद्रगुप्त के नाम है भाई। समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत कब आया? तो समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था, एम्बेसडर आया था 360 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त शासक बना, ये कब की घटना है भाई? ये 375 ईस्वी की घटना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने कहा था सबसे महान विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, गुप्त राज्य, गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त शासन यानी जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, उसका पश्चिम तक विस्तार और संस्कृत साहित्य का चरम उत्कर्ष, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अरे गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर कब से कब तक टाइम माना जाता है? ये घटनाएं हैं 380 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के आसपास की सारी। चीनी यात्री फायान कब आया भाई? अरे फायान आया था, देखिए ये 399 में आया था, और ये कब से कब तक का टाइम है फायान का भारत में रहने का? ये 399 टू 414 ईस्वी, अरे 399 से 414 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब घटनाएं कब से कब तक हैं? ये हैं 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के। अरे यार मैंने कहाँ मारकर चला दिया भाई, चलो इसको हटाते हैं जरा और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ। अरे हो जा भाई स्क्रॉल, हो जा। नहीं हो रहा यार, ये तो मना कर रहा है स्क्रॉल होने से। वो मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया ना, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए स्कंदगुप्त का शासनकाल और हुणों का प्रथम आक्रमण, ये सब कब की घटनाएं हैं? ये है 455 से 467 ईस्वी के पास। गुप्त वंश का अवनति काल यानी डाउनफॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, अरे ये टाइम पीरियड है 467 से 540, ये वो टाइम है जब गुप्ता डायनेस्टी का अवनति काल यानी पतन शुरू हो गया था। आगे देखिए तोरमान एवं मिहिरकुल के अधीन, तोरमान और मिहिरकुल के अंडर में उत्तर भारत में हुणों का शासन चला, उत्तर भारत में हुणों का शासन भी चला था, ठीक है, तोरमान और मिहिरकुल के अधीन में। ये कब की घटना है? ये है 500 से 532 ईस्वी की। यशोवर्धन द्वारा मिहिरकुल की पराजय, यशोवर्धन ने जो मिहिरकुल है, ठीक है, जो उत्तर भारत में हुणों का शासन चलता, उसकी पराजय, ये कब की घटना? 532 ईस्वी की है भाई। हर्ष का शासनकाल, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय कब शासक बना? ये पुलकेशिन द्वितीय अपने नाम जरूर सुना होगा, 609 ईस्वी में। ह्वेनसोंग, चीनी यात्री ह्वेनसोंग भारत में रहा कब से कब तक? 629 से 645। सिंध पर पहला अरब आक्रमण, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 636 लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना ये एक असफल आक्रमण था, अनसक्सेसफुल। ये एक असफल आक्रमण था। सिंध पर जो पहला अरब आक्रमण होता वो 636 ईस्वी में हो गया था, लेकिन ये एक ना असफल अनसक्सेसफुल अटैक था। कैसा अटैक था? अनसक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ये एक तरह से अनसक्सेसफुल अटैक था। इसको आप कह सकते हैं ये एक तरह से असफल, अरे वो ढंग से नहीं लिखा गया था ना, असफल अटैक था, अनसक्सेसफुल। चलो जी 712 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ हमारा क्या खत्म होता है? हमारा एंशिएंट इंडिया यानी हमारा जो एंशिएंट इंडिया वाला पीरियड है वो खत्म होता है। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अरब आक्रमण, ये सफल आक्रमण था। और राजा दाहिर, ठीक है, जो राजा हिंदू शाही जो राजा दाहिर था, सिंध का राजा दाहिर, उसकी पराजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। पहला अरब और पहला मुस्लिम आक्रमण था ये 712 में। उसके बाद नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना, ये घटना है 725 ईस्वी की। और आगे चलते हैं और हल्का सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं।
दक्कन के राष्ट्रकूट, इन राष्ट्रकूटों का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 753 से लेकर के 973 माना जाता है, 973 ईस्वी। ठीक है, और पूर्वी भारत के पाल, पूर्वी भारत में पाल वंश का जो शासन है वो माना जाता है 760 से लेकर के 1142 ईस्वी। और महान पाल शासक धर्मपाल का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उनका जो शासनकाल माना जाता है वो 770 से 810 ईस्वी माना जाता है। राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना और उसका शासनकाल ये माना जाता है 783 से 1036 1036 एडी। शंकराचार्य और उनका अद्वैतवादी दर्शन, ठीक, ये 788 से 820 ईस्वी की घटना। गुर्जर प्रतिहार वंश का काल और अरब के व्यापारी सुलेमान का उसके राज्य में आगमन, तो ये घटना है, ये टाइम पीरियड माना जाता है 835 से 885, 885। आगे बढ़िए। मिहिर भोज कब शासक बना? देखिए ये 836 ईस्वी में बना। अरे चल जा भाई, 836 ईस्वी में बना। और विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार कब किया गया? 850 ईस्वी में। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृतांत लिखा कब? 851 में लिखा भाई। चलो यार आगे बढ़ते हैं। यार ये ना वन लाइनर फैक्ट है, अभी जब डिटेल में हम इनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो ऐसे तो बुक में है, हम एक अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, अरे देखिए हमने ना मॉडर्न इंडिया शुरू कर रखा है, नहीं हमने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया शुरू कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हो, जाके देखिए, आपको ना समझ में आए तो बताना। ठीक है, बिल्कुल लिंक टू कड़ी से कड़ी जोड़ के हमने वहाँ पर चीज़ों को समझा हुआ है बिल्कुल डिटेल में, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो किरण की वन लाइनर अप्रोच है एक तरह से, तो वन लाइनर अप्रोच की तरह हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी अभी एक्सप्लेन करने वाली बात ही क्या दी, मैं यहीं पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा तो अंदर क्या होगा भाई, अंदर के तो चैप्टर भी तो पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। आप लोग जानते हैं सुमात्रा, जो फिलहाल अभी एक द्वीप है, किसका? इंडोनेशिया के। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की गई थी। ये घटना है 860 ईस्वी की, 860 की। तंजौर के शाही चोलों का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 871 से 1173, ये माना जाता है। ठीक है, पंजाब और काबुल के हिंदू शाही राजवंश का जो टाइम माना जाता है वो हिंदू शाही राजवंश का टाइम माना जाता है 883 से 1026। चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ 907 ईस्वी में। महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूदी का आगमन हुआ था, 915 से 925 तक रहा था वो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। ये है जजाक बुक्ति के चंदेल और चंदेलों द्वारा देखो इंपॉर्टेंट वो छोड़िए यार, इंपॉर्टेंट ये है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण, यानी खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए देखो एक बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना यार टेस्ट मैच की तरह होता है, ये बात ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो टेस्ट मैच की तरह है। किसकी तरह? टेस्ट की मैच की तरह। आपको देखना पड़ता है कि कौन सी बॉल को आप लोग को खेलना है और कौन सी बॉल को छोड़ना है। ठीक है, आप हर बॉल को नहीं खेल सकते, वरना कोर्ट बिहाइंड होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो यही है एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें यार ऐसी होती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब की नहीं होती। तो आपको याद रखना खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण है वो 916 से 1205, 916 से 1205 एडी तक का जो टाइम है इसको माना जाता है, 916 से 1205, 1205। मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी 950 से 1195, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अनहिलवाड़ की राजधानी यानी काठियावाड़ गुजरात की बात है। गुजरात का जो चालुक्य वंश है उसका जो टाइम है, या सोलंकी वंश है, उसका टाइम पीरियड माना जाता है 973 से, इंपॉर्टेंट है 1238, 973 से 1238। आगे देखिए, सुबुक्तगीन का भारत पर अटैक। देखिए सुबुक्तगीन ने जब इंडिया पर अटैक किया था वो कब किया था? 977 में। राजराज चोल का शासनकाल, तंजौर के प्रसिद्ध शिव तथा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण, ये टाइम पीरियड कब का है? ये है भाई, ये सब घटनाएं हुई हैं 985 से 1014 के आसपास के बीच की घटना। ठीक है, बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी 999 ईस्वी में। महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर पहला अटैक हुआ था 1000 ईस्वी में, वो आप जानते हैं हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, 1000 से 1323 वारंगल के काकतियों का जो टाइम माना जाता है, जो वारंगल में काकतिया वंश था उसका 1000 से 1323, और इसमें आप बेतराज प्रथम, प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक रहा था, ये इनका टाइम पीरियड 1000 से 1323 के आसपास है। वहिंद की लड़ाई जो थी, जो जयपाल जो हिंदुशाही शासक था और महमूद गजनवी के बीच में हुई थी 1001 ईस्वी में। ठीक है, 1001 ईस्वी के आसपास। देखिए ये जो 1000 में जो अटैक किया था ये पंजाब के ना बाहरी क्षेत्र पर जो आउटस्कर्ट एरिया थे उन पे किया था, जो बाहरी क्षेत्र थे। 1025 और से 1026 यही वो टाइम पीरियड है जब महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1027 इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिटेल में इस चीज़ों को समझेंगे। महमूद गजनवी का जो लास्ट अटैक हुआ था वो 127 में जाटों के विरुद्ध हुआ था।
1030 में 130 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई और अल बरूनी का भारत में आगमन हुआ। 130 की बात है। तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और इसमें पराजित कौन हुआ? मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। 1191 की बात है। लेकिन 1192 में फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इस बार कहानी बदली और इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हुई हार, और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया भारत का, यानी कहने का मतलब मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हमारे यहाँ होगी। और ये गोरी का गुलाम हुआ करता था और भारत में, यानी कहने का मतलब जो उसका भारत का सूबा था, या ये भारत का जो शासन का कार्यभार था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। किसने? मोहम्मद गोरी ने। 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध, इसमें जयचंद पराजित हुआ। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था ये चंदावर, इसमें जयचंद हो गया पराजित मोहम्मद गोरी से। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। 1206 में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हुआ। 1206 की बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में और आराम शाह बन गया अगला शासक बना। वो 1210 में ही बना और फिर 1210 में ही परास्त कर दिया इसको इल्तुतमिश ने, यानी इल्तुतमिश इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही। तो 1210 में डेथ भी हुई। ये सारी घटनाएं मतलब 1210 में हुई। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1221 में, याद रखना 1221 में चंगेज खान ने इंडिया पर अटैक किया था। रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान 1236 में शासक बनी, एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका। और आगे चलते हैं। 1240 में रजिया सुल्ताना की हत्या हो गई। 1240 में 1265 में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पे बैठा। 1279 में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ। बंगाल में तुगरिल खान नाम के व्यक्ति ने विद्रोह किया। 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका रहा संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है, जो शासक रहा, वो 1296 से 1316 तक रहा। ठीक है। मलिक काफूर का दक्कन अभियान कब तक चला? मलिक काफूर का, जो आप जानते हैं मलिक काफूर जो है इसी का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का, इसका दक्कन अभियान रहा 1309 से 1313 तक। मलिक काफूर की दक्कन से वापसी हुई थी 1315 में। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में। मोहम्मद बिन तुगलक शासक कब बना? 1325 में। और इब्न बतूता की भारत यात्रा रही थी 1333 से लेकर के 1342 ईस्वी तक। हरिहर और बुक्का द्वारा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में। बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। जौनपुर राज्य की स्थापना 1393 में। तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण और दिल्ली पर अधिकार 1398 की घटना है। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई वो 1414 में, और दिल्ली में सैयद वंश का शासन जो रहा वो 1414 से 1451 तक रहा। बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई 1451 में। संत कबीर का जन्म माना जाता है 1455। देखिए, संत कबीर का जन्म 1455 यानी 1455 में। यार इसमें ना बहुत सारे क्या है अपवाद हैं, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के संस्थापक आप जानते हैं गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ 1469 में। ठीक है, और फिलहाल जगह पाकिस्तान में है। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में, और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का फरगना में जन्म हुआ 1483 में। कृष्णदेवराय शासक बने, जिसको अपनी बुक बाबरनामा में सबसे महान शासक बताया है बाबर ने, कृष्णदेवराय। उसका जन्म हुआ 1509 में, 1509 ईस्वी में। इसके अलावा आगे चलते हैं। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। 1517 में इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक। 1519 में भारत में बाबर का जो प्रवेश हुआ 1519 में हो चुका था। हालांकि 1526 में उसके बाद बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 21 अप्रैल 1526 को ये घटना हुई थी। ठीक है, इससे पहले 1520 में बाबर का बीटा व सियालकोट पर भी आक्रमण ऑलरेडी हो चुका था। 1527 में खानवा की लड़ाई लड़ी गई बाबर और राणा संगा के बीच में। राणा संगा की हार हुई और इसने जिहाद का नारा दिया बाबर ने इस युद्ध के बाद। 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध, बाबर ने अफगानों को हराया। और इसके अलावा 1530 में बाबर की डेथ हुई। हालांकि इसने एक युद्ध और छोड़ दिया 1528 का। ठीक है, जो मेदिनी राय के साथ हुआ था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 1532 में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और हुमायूं इसमें पराजित हुआ था। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। अरे मेडिवल तक कवर करेंगे हम इसमें, इस वाली क्लास में, इस वाली पार्ट में हम मेडिवल तक कवर कर लेंगे। मेडिवल तक सारी की सारी घटनाओं को कवर हम इसी में कर लेंगे। शेर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया था 1540 में। शेरशाह सूरी बन गया था, हुमायूं को मार करके भगा दिया था। देखिए, हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म होता 1542 में। अकबर का जन्म, द बर्थ ऑफ अकबर। ठीक है, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो भारत के मुगल बादशाह में सबसे महान माना जाता है।
1555 में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हो गया था और 1556 में हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू के। और देखिए पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध हरियाणा में पानीपत का हुआ था दूसरा युद्ध। ये हुआ था 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस हेमू, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। ठीक है, चलो। और याद रखना इसी 1556 में ही पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भी भारत में पहुंचा था, ये बात भी ध्यान रखना। और अकबर क्या बना था? बादशाह बना इसी टाइम में। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा समाप्त कर दी गई। 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया, दास प्रथा की समाप्ति। ठीक है, कुछ चीजें हल्की सी थोड़ी सी मतलब शाइनिंग उनमें हल्की सी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगली क्लास में इस चीज का ध्यान रखेंगे। तीर्थ यात्रा कर यानी पिलग्रिमेज टैक्स जो होता है उसकी समाप्ति कर दी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी 1563 ईस्वी में अकबर ने। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर दी, जजिया टैक्स की 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ठीक है, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और विजयनगर साम्राज्य का अंत जो हरिहर बुक्का ने बनाया था, वो 1565 की घटना है। ये अकबर की चित्तौड़ विजय, अकबर की चित्तौड़ विजय है 1568। जहांगीर का जन्म 1569। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ये 1571 1571 की बात है। गुजरात विजय 1572। अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय 1574 से 1576। हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, हालांकि महाराणा प्रताप पराजित तो नहीं, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था, 1576 में हुआ था। अकबर ने महजरनामा जारी किया 1579 में। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की गई 1582 में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई 1605 में। और जहांगीर का राज्य यानी जहांगीर अगला बादशाह बना। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई गई 1606 में। पुलिकट में डच फैक्ट्री, एक और डच फैक्ट्री स्थापित की गई 1610 में। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन ये याद रखना अस्थायी थी, टेम्पररी थी, अस्थायी। यदि पूछे कि इनकी स्थायी फैक्ट्री यानी पहली फैक्ट्री यदि पूछे तो याद रखना सूरत ही आंसर आएगा। 1613 में, 1613 में सूरत में, गुजरात के सूरत में खोली थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये अस्थायी थी 1611 में जो मसूलीपट्टनम में खोली थी। इसके अलावा नूरजहां से विवाह किया जहांगीर ने। ठीक है, टॉमस रो भारत आया, सर टॉमस रो भारत आया 1615 में। 1615 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह हुआ 1622 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में। शाहजहां मुगल सम्राट बना 1628 में। शाहजहां द्वारा ताजमहल का जो निर्माण करवाया गया, ये टाइम पीरियड माना जाता है 1631 से 1653। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया, तो ये 1636 में हुई घटना। अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी 1639 में। शिवाजी का तोरण के किले पर अधिकार हुआ, तोरण के फोर्ट पर 1646 में। शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद, दिल्ली में शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू करवाया गया 1648 में। शिवाजी का जावली के किले पर जो अधिकार हुआ, शिवाजी ने जो जावली के किले पर अधिकार किया था, वो किया था जावली के फोर्ट पर जो अधिकार किया शिवाजी ने, वो 1656 में किया, 1656 ईस्वी में किया। और शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की गई और दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया गया, वो 1659 में, 1659 ईस्वी में। और अब यहाँ पर एक घटना रह गई है। एक घटना क्या रह गई जनाब? यहाँ पर एक घटना ये रह गई है कि जरा इंतजार करेंगे, 1707, इसके बाद आप देखेंगे एक घटना जो ऑलरेडी मिस है, फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1707 में डेथ हुई औरंगजेब की, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु। कल इससे आगे कहानी हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है, काफी लंबी क्लास हो चुकी है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। और मुगल बादशाह कौन बन गया इसके बाद? इसी का बेटा बन गया मुअज्जम, इसी का बेटा मुअज्जम अगला मुगल बादशाह बन गया, जिसको हम कहते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं। मुअज्जम या इसी को कहते हैं शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, चलो यार अब यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे कहानी बिल्कुल सही यहीं 1659 से, मैंने बता दिया 1707 में औरंगजेब की डेथ। अब बिल्कुल यहीं से हम आगे की कहानी शुरू करेंगे 1659 से। कल आगे की कहानी यहीं से बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हम पूरी की पूरी इस
वन लाइनर को खत्म कर दें यार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको चीज़, और देखो यार थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ये थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, मैं कल से ध्यान रखूंगा कि ये थोड़ा सा सही दिखे, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं।